97% ऐसे स्कूल हैं जिनके अंदर कोई सिस्टम सिरे से मौजूद ही नहीं है। इवन सिस्टम लिखने वालों को शायद सिस्टम के लफ्ज़ का प्रॉपर मतलब भी नहीं पता। अब वो मार्केटिंग सर ने फरमाया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंदर एकेडमिक्स ही ना हो तो खाली इश्तहारबाजी से भी कुछ होने वाला नहीं है। तो सिस्टम चाहिए है कंसिस्टेंसी के लिए, फिर ग्रोथ के लिए चाहिए है। लेट्स से कि ABC साहब या साहिबा एक इदारा चला रहे हैं, बड़ा सक्सेसफुल इदारा जा रहा है, बड़ा ही सक्सेसफुल इदारा है, वो बहुत अच्छे मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने ग्रो करना है। दूसरे मोहल्ले में उन्होंने ब्रांच खोलनी है, तीसरे मोहल्ले में ब्रांच खोलनी है, दूसरे शहर में जाना है उन्होंने, तो वो अपनी कॉपीज करवा के तो नहीं भेज सकते वहां पे। क्यों जी भेज सकते हैं? ये पॉसिबल है नहीं है। तो ग्रोथ के लिए भी सिस्टम चाहिए ताकि उधर उस सीट पे आके कोई शख्स भी बैठ जाए, वो वही काम करे जो वो XYZ साहिब या साहिबा कर रहे थे। अगर तो आपका बड़ा ही कंप्रीहेंसिव और आप आलीशान सिस्टम बनाना चाहते हैं तो देन यू हैव टू टेल कि आपने, लेट्स से हम टीचर की बात करते हैं कि टीचर ने क्लास में एंटर होना है तो वो कैसे एंटर होगी या होगा। पाँव सीटते हुए आएगा, सर खुजाता हुआ आएगा या आएगी, आंखें मलते हुए आएगी, गुस्से में आएगी, मुस्कुराते हुए आएगी, आके कहां खड़ा होगा, खड़ी होगी। फिर तो आप उनको बड़ी ही डिटेल के साथ ये इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग्स देकर भेजेंगे। और अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो फिर जो जैसे मर्जी आए, मुस्कुराता आए या रोता आए, आपको इस बात से कोई गरज नहीं होगी, क्योंकि आपके पास कोई सिस्टम मौजूद नहीं है और आप क्वालिटी कॉन्शियस भी नहीं है। मुझे एक दफा एक गांव में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो जब मैं वहां पे गया हुआ था तो साथ ही एक स्कूल था। सुबह का वक्त, तो बच्चे कुछ बाहर खड़े हुए और गार्ड नहीं आया, स्कूल नहीं खुला। थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल साहब भी पहुंच गई और चेयरमैन साहब भी पहुंच गए। चेयरमैन साहब ने वहीं पे खड़े खड़े प्रिंसिपल की खूब इंसल्ट की। तुम्हें नहीं पता दरवाजा खोलना है? वो कहती है सर मुझे नहीं पता कि दरवाजा खोलना है, मेरा ख्याल है कि ये मेरी ड्यूटी। वो कहती मेरा ख्याल है ये मेरी ड्यूटी। ख्याल ही है ना। तो जब आपने SOPs बनाए ही नहीं, प्रिंसिपल की जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखा ही नहीं है, या लिखा है, अगर लिखा है तो फिर शी इज रिस्पॉन्सिबल और ही इज रिस्पॉन्सिबल। अगर नहीं लिखा तो व्हाई यू आर आस्किंग। अच्छा ऐसा है जी, दो बंदे ना कारों की नुमाइश देखने के लिए गए। वहां पे BMW, रोल्स रॉयस, ऑडी, सारी कारें खड़ी हुई हैं, सुजुकी, होंडा, टोयोटा। निकलने लगे तो एक दूसरे से पूछता है केड़ी पसंद आई है, पंजाबी में ना। वो उसे कहता है ये जो मेहरान खड़ी है ना, ये कहता है लेनी आ, आंदा पैसे नहीं है ना। उसने थप्पड़ मारा उसके मुंह के ऊपर, कहता है इडियट, अगर नहीं लेनी तो BMW पसंद करनी थी। वाई ग्रेजुएट? एटलीस्ट SOPs तो अच्छे बना लें, स्टैंडर्ड तो अच्छा कर लें, लिख तो लें कि MSc साइकोलॉजी होनी चाहिए, MA एजुकेशन होनी चाहिए। आज की हमारी वर्कशॉप मैंने बताया कि ग्रोथ स्ट्रेटेजीज है, लेकिन इसका पहला पार्ट है सिस्टम डेवलपमेंट। सिस्टम के बगैर ग्रो नहीं होगा। SOPs बनेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। आपके शहर में 20 बैंकों की ब्रांचेस हैं, इनके अगर SOPs ना हो तो नई ब्रांचेस क्या, पुरानी भी बंद हो जाएं। नई ब्रांचेस खुलती हैं, मालकान कभी नहीं आते। उनके SOPs में लिखा हुआ है कि ब्रांच का साइज इतना होना है, अकाउंटेंट ने ये काम करना है, कैशियर ने ये काम करना है, मैनेजर ने, ब्रांच मैनेजर ने ये काम करना है। वहां पे इन ड्यूटीज को डिटेल के साथ लिखने का नाम SOPs है कि वो ATM मशीन के अंदर पैसे कौन डालने जाएगा, उसको वेरीफाई कौन करेगा। चेक आपका 1 लाख तक होगा तो आप उसको पे कर देंगे, ठीक है। और अगर 1 लाख से ज्यादा होगा तो आप उस शिनाख्ती कार्ड की कॉपी भी लेंगे। पैसे जमा कराने बंदा आया है 2 लाख तक आप, या 1 लाख तक, जो आपकी SOPs कह रहे हैं कि आप उसको साइन करके दे देंगे। लेकिन अगर कैश 5 लाख है, 10 लाख है तो मैनेजर की भी साइन होने हैं, ठीक है। एक बंदा करोड़ रुपए जमा करा के गया है तो उसके ऊपर 2 साइन होंगे या 3 साइन होंगे, ठीक है। तो वो आपके SOPs बता रहे हैं कि आप किन लोगों की नीड पूरी करने जा रहे हैं।
आप क्वालिटी कॉन्शियस के लिए जा रहे हैं, आप क्वांटिटी कॉन्शियस के लिए जा रहे हैं, आप गरीब लोगों के लिए स्कूल बना रहे हैं, आप एलीट क्लास के लिए बना रहे हैं, आप मिडिल क्लास के लिए, आपने पोजीशनिंग करनी है अपनी। आज हमारा टॉपिक है ग्रोथ। हर शख्स ग्रोथ चाहता है और ग्रोथ के लिए सबसे पहला सीक्रेट जो है वो है सिस्टम डेवलपमेंट। हम जानते हैं कि बेशुमार स्कूलों के बाहर सिस्टम लिखा हुआ होता है, ABC स्कूल सिस्टम, XYZ स्कूल सिस्टम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक पाकिस्तान में ये सर्वे भी है 97% ऐसे स्कूल हैं जिनके अंदर कोई सिस्टम सिरे से मौजूद ही नहीं है। इवन सिस्टम लिखने वालों को शायद सिस्टम के लफ्ज़ का प्रॉपर मतलब भी नहीं पता। तो आज हम सिस्टम के ऊपर बात करेंगे जी, ये क्यों चाहिए है, क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इससे हम ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। सिस्टम हम जानते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर भी बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद हैं, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद होते हैं। अब इन सिस्टम्स को आपस में कोरिलेट होना होता है एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए। तो सिस्टम की एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि डॉस, मैसिंतोश, लिनक्स, यूनिक्स या विंडोज़ की एग्जांपल हम ले सकते हैं। सिंपल बात करें तो हम कैलकुलेटर की एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर दी जाए तो जो फंक्शन आपके सिस्टम में होंगे वो जिस कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ 7 इंस्टॉल होती चली जाएगी, सबके फंक्शंस सेम होते चले जाएंगे। अगर फंक्शन सेम ना हो, आपके कंप्यूटर में भी विंडोज़ 7 है, इनके कंप्यूटर में भी विंडोज़ 7 है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, तो इट मीन्स कि ये सिस्टम मौजूद नहीं है। सिस्टम हम कहेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। मैं उसकी मिसाल आपको कैलकुलेटर की देता हूं कि अगर बच्चों को आप एक प्रोजेक्ट दे दें, छोटे बच्चों को, कि वो एक कैलकुलेटर बनाएं। कैलकुलेटर ज़ाहिर बात है किसी ज़ुबान के अंदर बनाएंगे, क्वेरी उसकी लिखनी पड़ेगी। हम सादा बात करते हैं कि अगर वहाँ पे लिखा हुआ है 0 + 1 = 1, 0 + 2 = 2, 0 + 3 = 4 लिख दिया है किसी बच्चे ने, और वो कोडिंग होती चली गई, महीना लगा, आपने लाख तक उसको करना था, आपने करके कोडिंग उसको चिप के अंदर डाला। अब ये एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया कि 0 + 3 = 4 लिखा गया है। उससे अगर 1 लाख कैलकुलेटर बनेंगे तो 1 लाख कैलकुलेटरों के अंदर ये एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आएगा कि 0 + 3 जब भी आएगा उसका आंसर 4 आएगा। तो ये है सिस्टम। अगर वो सही है तब भी, खराब है तब भी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक मशीन के अंदर तो वो कुछ और परफॉर्म करे, दूसरी मशीन के अंदर कुछ और परफॉर्म करे। हमने करनी आज डिस्कशन और कुछ एक्टिविटी। तो ये डेफिनेशन भी पढ़ लें आप। ए सेट ऑफ डिटेल्ड मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड रूटीन्स क्रिएटेड टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक एक्टिविटी, परफॉर्म ए ड्यूटी और सॉल्व ए प्रॉब्लम। या तो किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए या किसी ड्यूटी को अदा करने के लिए, कोई एक्टिविटी करने के लिए जो प्रोसीजर्स, जो तरीकाकार हम लिखते हैं, वो सिस्टम कहलाता है। अब वो तरीकाकार सबके लिए सेम होगा, ठीक है। वहां पे XYZ कोई भी आगे बैठ जाए, उसने उस चीज को फॉलो करना है। अगर वो फॉलो नहीं होती तो डेफिनेटली वो सिस्टम नहीं हो सकता। इसकी एक और डेफिनेशन, एन ऑर्गेनाइज्ड पर्पसफुल स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स। ये इंटररिलेटेड भी होंगे, इंटरडिपेंडेंट भी होंगे, और तीसरी बात इंडिपेंडेंट भी होंगे। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, इसकी फौरन बाद ये डेफिनेशंस अगर आपने देखनी है। ऑल सिस्टम्स हैव इनपुट, आउटपुट और फीडबैक मैकेनिज्म। 3 चीजें आपने याद रखनी है जी, कि आपने इनपुट, आउटपुट और फीडबैक, ये 3 मैकेनिज्म्स इसके अंदर डालने हैं। हम सिस्टम बनाने के लिए शुरू करेंगे एक्टिविटी से। 2-2, 3-3 लोग एक ग्रुप बना लें यहीं पे बैठे हुए। हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्कूल के अंदर जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं या हम बनाना चाहते हैं, वी विश टू क्रिएट, 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो ये कि आपने अभी स्कूल खोला, आपके पास बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट है ही नहीं है, और एक शख्स जो 20 साल से 25 साल से स्कूल चला रहा है, उसके अंदर हो सकता है उसके पास 100 डिपार्टमेंट्स हों। फर्स्ट एक्टिविटी है राइट द नेम्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स। सेकंड एक्टिविटी
बी इसी के साथ करनी है, आपने किसी एक डिपार्टमेंट के आपने रूल्स लिखने हैं जी। सो आपके पास 7 मिनट्स हैं टोटल। सो स्टार्ट। अच्छा, इसमें ये कुछ चीज़ें जहन से स्किप कर जाएंगी आपका फीडबैक देते हुए, मैं थोड़ी थोड़ी हिंट देता चला जाऊँ। जैसे सर ने बात की ना कि हम ट्रेनिंग के ऊपर, ट्रेनिंग बेसिकली आ रहा है HR डिपार्टमेंट के तहत। जिस्म के अंदर भी बहुत सारे सिस्टम्स में हैं। अभी मैंने जैसे बात की कि इसमें निज़ाम दौरान खून, निज़ाम तनफ़ुस, निज़ाम इन्हज़ाम, किसी के बगैर भी जिस्म तो नहीं चलेगा। एक सिस्टम भी ख़राब हो जाए तो अब वो मार्केटिंग सर ने फरमाया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंदर एकेडमिक्स ही ना हो तो खाली इश्तहारबाजी से भी कुछ होने वाला नहीं है। लिहाजा सारे सिस्टम ही इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली हमें सब के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटर रिलेटेड हैं और इंडिपेंडेंटली काम करना है, एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार भी करना है, लेकिन अपनी जुरिस्डिक्शन में किसी को आने नहीं देना। जी सर, अभी मैं बात बताता हूँ आपको। अगर आपने सिस्टम बनाना है, अगर आपने ग्रो करना है, तो चाहे आपका इदारा आज मार्ज़ वजूद में आ रहा है, तो आपने ये डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, ठीक है। उन डिपार्टमेंट्स में लोगों को आपने अपॉइंट करना है। HR डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है और ये दुनिया की हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होता है। अब HR डिपार्टमेंट के अंदर आप लोगों को हायर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, अपने पास रखते हैं, या जो काम नहीं करते तो उनको निकालते हैं। 3 फंक्शन होते हैं HR डिपार्टमेंट के बुनियादी तौर पर: हायरिंग, ट्रेनिंग एंड फायरिंग, ठीक है। ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग इकट्ठा आता है, 4 कर लें उनको, ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग। आपने अच्छे लोग लाए, उनको ऊपर आपने ट्रेनिंग की, फिर वो भाग जाएं तो ये भी आपकी नाकामी है, उनको रिटेन करना। सो हायरिंग फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप है उनको लाकर अपने इदारे में अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ट्रेनिंग देना, और जब वो ट्रेंड हो जाएं तो उनको अपने पास रखना। लेकिन अगर वो परफॉर्म ना करें किसी वजह से या ट्रेंड ना हो तो उनको निकालना, ये HR डिपार्टमेंट का काम है। अब एकेडमिक्स के अंदर, जाहिर तो एकेडमिक्स है, एकेडमिक के अंदर भी आपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। आप उसमें एग्जाम डिपार्टमेंट बना देते हैं, वैल्यूएशन एंड असेसमेंट का, ठीक है। जैसे कि आप गवर्नमेंट को देखें, गवर्नमेंट के अंदर भी 3 डिपार्टमेंट्स हैं आपके साथ, स्कूलों के साथ। एक डिपार्टमेंट है जो करिकुलम बनाता है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, वो किताबें बनाता है। स्कूल वाले प्राइवेट हों या सरकारी, उन किताबों को पढ़ाते हैं, ठीक है। और तीसरा इदारा है बोर्ड, ठीक है। वो पंजाब प्राइमरी का बोर्ड हो, इंटर वो 8वीं का हो या 10वीं 12वीं का हो, तो वो असेसमेंट करते हैं। तो करिकुलम बनाने वाला और है, उस करिकुलम को इंप्लीमेंट करने वाला और है, और उसकी इवैल्यूएशन करने वाला इदारा और है। इसी तरीके से ये जो आपने मुख्तलिफ बोर्ड्स के ऊपर, कंपनियों के बोर्ड्स के ऊपर लिखा होता है ISO सर्टिफाइड, आगे ISO के उन्होंने नंबर दिए होते हैं कि ये 9001 है या जोन सा भी है, क्योंकि वो केमिकल के साथ और नंबर है उसका, एजुकेशन के साथ और है, इंजीनियरिंग के साथ कुछ और है, लेकिन वो ISO सर्टिफिकेशंस हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उनके भी 3 डिपार्टमेंट्स हैं। स्टैंडर्ड्स बनाने वाले और हैं, उनको अप्लाई करने वाली ये दुनिया भर की फैक्ट्रियां हैं, और तीसरा इदारा उनका आके विजिट करता है कि ये सही अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर सही अप्लाई हो रहे होते हैं तो उनको सर्टिफिकेट्स दे देते हैं। और इन तीनों के जो ऑफिसेज हैं वो भी 3 मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर हैं। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स हो गए, करिकुलम डिजाइनिंग का, और उसको अप्लाई कराने वाला, और उसकी असेसमेंट करने वाला। लेकिन बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं, जैसे कि अभी दोस्तों ने कहा कि मार्केटिंग है, यस इट इज़ इंपॉर्टेंट। फाइनेंस एंड अकाउंट्स, फाइनेंस वालों ने डिसाइड करना होता है कि हम कहाँ पे पैसा और लगाएंगे, ठीक है। और अकाउंट्स तो जो डे टू डे के अफेयर्स हैं कि फीस आ रही है, एक्सपेंस हो रहा है, कोई बेंच टूट गया है, कोई बल्ब नया लेकर आए हैं, तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है बेसिकली कि वो उसका हिसाब किताब रखे कि पैसे फीस आई कितनी और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से खर्चे हुए, चाय पे कितने खर्चे हुए, आपके ब्रेकेज के ऊपर कितने हुए, ठीक है, आपके स्टेशनरी के ऊपर कितने हुए, मार्कर कितने आए, डस्टर कितने आए, आपके पेपर कितने आए, प्रिंटर कब खराब हुआ, कंप्यूटर कब खराब हुआ। तो ये सारी चीज़ों का हिसाब किताब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर होता है, ठीक है। तो ये जी अभी हमें कुछ थोड़ा सा आइडिया हो रहा है, आगे हम चलते हैं। इसको ज़रा, इस डेफिनेशन को मैं चाहूँगा कि हम पढ़ लें एक दफ़ा, जो लिखे हैं इन वर्ड्स को बस ज़रा गौर कीजिएगा। एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड पार्ट्स दैट मूव और वर्क टुगेदर।
जो मूव या वर्क टुगेदर करते हैं। मैं इंसानी जिस्म की मिसाल फिर दूंगा कि इसमें आंख, कान, जुबान, दिल, गुर्दे, ये सारे जो हैं ये रिलेटेड पार्ट्स हैं, ये इकट्ठे काम करते हैं। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब इसके अंदर ऑल सिस्टम्स, कोई भी सिस्टम है, चाहे वो इंसानों का है, चाहे वो किसी फैक्ट्री का है, किसी कंप्यूटर का सिस्टम है, उसके अंदर 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज है इनपुट्स, आउटपुट्स एंड फीडबैक मैकेनिज्म। अगर आपने सिस्टम बनाना है, अभी इंशाल्लाह हम बनाने की कोशिश भी करेंगे, थोड़े से चंद एक चीजें लिखेंगे, बाकी तो आपने घर जाके लिखना है, क्योंकि सिस्टम बनाने में तो आपको 6 महीने, साल भी लग सकता है, और बाज़ औक़ात 2-2, 3-3 साल में भी पूरा स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होता अगर आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज ना हो, आप खुद से काम कर रहे हो। तो दूसरा काम यह है कि मेंटेन एंड इंटरनल स्टेडी स्टेट, जो अंदर की स्टेट है ना, उसको उन्होंने मुतवातर रखना है, मुतवाजन रखना है, डिस्पाइट अ चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कुछ भी हो, इंटरनली वो मुतवाजन रहेंगे, मुसलसल रहेंगे, फिर वो सिस्टम होगा। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज दैट आर डिफरेंट देन द होल, पूरे जिस्म से उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, दिमाग की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, दिल की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, गुर्दों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो एज ए होल इंसान कुछ और काम कर रहा है, लेकिन वो अंदर कुछ हर फंक्शन एक सेपरेट काम कर रहा है। ठीक है, सो द फोर्थ वन इज हैव बाउंड्रीज, उनकी अपनी बाउंड्रीज होंगी दैट आर यूजुअली डिफाइंड बाय द सिस्टम ऑब्जर्वर। जो सिस्टम डेवलपर है या सिस्टम ऑब्जर्वर है, उसने उनकी हदूद कायम की होंगी। पाकिस्तान के अंदर भी देख लें, जो जमहूरियत का जो सिस्टम है, जो हुकूमत का सिस्टम है, इसमें भी एक मुकन्नना है। मुकन्नना के आगे 2 ऐवान हैं, एक ऐवान ज़ेरी और एक ऐवान बाला, आपकी असेंबली और सेनेट। इनका काम है कि कानून साजी करें, इस कानून की तशरीह करना अदलिया का काम है, और उस तशरीह के ऊपर अमल दरामद कराना इंतजामिया का काम है। प्रॉब्लम यहां पे तो ये है कि ये सारे अपने इख्तियारात छोड़कर दूसरों में टांग अड़ाते हैं। तो जहां पर भी ये काम होगा, जहां पर आप अपनी बाउंड्री छोड़ देंगे, अगर दिल कहे जी मुझे तो गुर्दों की जगह पे जाना है, या गुर्दे कहते हैं जी मुझे तो दिल की जगह पे जाना चाहिए, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उनकी बाउंड्रीज आपने डिफाइन नहीं की, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वही चक्कर चलेगा जो पाकिस्तान के अंदर चलता है। तो जब इदारे लड़ते हैं तो मुल्क तबाह हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डी पॉइंट है, हैव बाउंड्रीज दैट आर यूजुअली डिफाइंड बाय द सिस्टम ऑब्जर्वर। आप किसी जगह पे भी देख लें कि ये आपने बाउंड्रीज डिफाइन करनी है, उन बाउंड्रीज के अंदर रह के उन्होंने क्या क्या काम करना है और क्या नहीं करना, यह सिस्टम की खूबसूरती। 2 चीजें बता रहा हूं कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हम अक्सर ये तो बताते हैं कि व्हाट टू डू, लेकिन ये नहीं बताते कि व्हाट नॉट टू डू। इसके अलावा भी चीजें हैं, आगे मैं बताता हूं। ये देखें, सिस्टम मैंने लिखाए हैं, ये सारे आपके सामने लिखे हैं। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम मिलकर एक जिस्म को चलाते हैं। इसी तरीके से आपने जब अभी सिस्टम बनाना है, व्हाई सिस्टम इज रिक्वायर्ड, पहली बात तो यह है कि इसके ऊपर हमने बात करनी थी कि सिस्टम चाहिए क्यों। एक तो यह है कि फॉर कंसिस्टेंसी इन मिशन, कंसिस्टेंसी इन मिशन, जो आपका मिशन है उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती अगर आपके पास सिस्टम मौजूद ना हो। ठीक है, क्योंकि आज आपका मूड कुछ और है, कल को मूड कुछ और है। मैं स्कूल बनाने से पहले, स्कूल के फील्ड में आने से पहले एक दोस्त के पास गया, उसने स्कूल स्टार्ट किया, उसने सेरेमनी की, मुझे भी बुला लिया। मैं सेरेमनी में बैठा हुआ था, उन्होंने बड़ी तकरीरें की, जी हम यहाँ पे बच्चों को अच्छा मुसलमान बनाएंगे, अच्छा सच्चा पाकिस्तानी बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इस्लाम की आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे। और वो सारा किया, और जो स्टाफ उन्होंने हायर किया वो सारा स्कार्फ वगैरह उन्होंने लिया हुआ। 4-5 साल के बाद मुझे दोबारा जाने का इत्तेफाक हुआ, स्लीवलेस पहनी हुई हैं, टाइट्स पहनी हुई हैं, और फिर डांस हो रहा है और गाने लगे हुए हैं। मैंने उन साहब से पूछा कि यार वो जो आपकी तकरीर में सुन के गया था 4-5 साल पहले, और आज मैं क्या देख रहा हूँ। कहते हैं वो सब ज़रूरियात हैं, साथ चीज़ें जो है ना वो चेंज हो जाती हैं। क्योंकि अगर आपके पास मिशन नहीं है, आपकी मिशन स्टेटमेंट लिखी हुई नहीं है, आपके पास विजन नहीं है,
तो आप क्या करेंगे, ड्रिफ्ट होते चले जाएंगे, चेंज होते चले जाएंगे, आप लोगों को कॉपी करते चले जाएंगे, आपके सामने कोई मकसद रहेगा नहीं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके पास आपके इदारे के अंदर एक मिशन स्टेटमेंट लिखी हुई हो, और अगर आप मजीद ग्रो करना चाहते हैं तो ये मिशन स्टेटमेंट हर डिपार्टमेंट में लिख कर लगा दें, ताकि कोई बंदा भी उस मिशन से हटके कोई काम ना करे। ठीक है, तो सिस्टम चाहिए है कंसिस्टेंसी के लिए, फिर ग्रोथ के लिए चाहिए है। लेट्स से कि ABC साहब या साहिबा एक इदारा चला रहे हैं, बड़ा सक्सेसफुल इदारा जा रहा है जी, बड़ा ही सक्सेसफुल इदारा है, वो बहुत अच्छे मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने ग्रो करना है, दूसरे मोहल्ले में उन्होंने ब्रांच खोलनी है, तीसरे मोहल्ले में ब्रांच खोलनी है, दूसरे शहर में जाना है उन्होंने, तो वो अपनी कॉपीज करवा के तो नहीं भेज सकते वहां पे। क्यों जी, भेज सकते हैं? ये पॉसिबल है नहीं है। तो ग्रोथ के लिए भी सिस्टम चाहिए, ताकि उधर उस सीट पे आके कोई शख्स भी बैठ जाए, वो वही काम करे जो वो XYZ साहिब या साहिबा कर रहे थे। तो जो उनके माइंड में है उसको पेपर पर आना है, फिर सिस्टम बनना है। अगर वो पेपर पे नहीं आया, दिमाग में रहा, तो सिस्टम नहीं कहला सकता। तो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए भी सिस्टम चाहिए है, और आसानी के लिए भी सिस्टम चाहिए है। ये चंद तो इसके जो फीचर्स हैं, जो इसके फायदे हैं सिस्टम के, वो हैं। फिर अब सिस्टम जो है उसकी फॉर्मेशन क्या है। आम सिस्टम बनाते हैं ना, 3 चीजें हम कर लेते हैं कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। लेकिन अगर आप डिटेल्ड सिस्टम बनाना चाहते हैं, आप एक बहुत अच्छा कंप्रीहेंसिव किस्म का सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो उसमें कुछ और चीजें भी ऐड कर लें। वो कौन सी ऐड कर लें? व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, फॉर whom टू डू। व्हाट टू डू, क्या करना है, ये हर डिपार्टमेंट में हर जॉब के लिए लिखना है। अभी हम जॉब की लिस्ट भी लेकर आएंगे कि किन किन चीजों के लिए लिखना है। फिर व्हाई टू डू, ये करना क्यों है, करना क्या है। हर काम जो करने के लिए कहा गया उसके पीछे एक रीजन होनी चाहिए कि ये काम क्यों करना है। ठीक है, फिर इस काम को कैसे करना है, कैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम रेस्टोरेंट में खड़े हैं, तो रेस्टोरेंट की एग्जांपल दे देता हूं कि रेस्टोरेंट में बहुत सारी रेसिपीज हैं, बहुत सारी डिशेस बनती हैं, और एक ही डिश मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में मुख्तलिफ तरीके से बनती है। लेट्स से कि इस रेस्टोरेंट में भी बिरयानी बनती है, और साथ वाले रेस्टोरेंट में भी बिरयानी बनती है, उससे साथ वाले में भी बिरयानी बनती है। लेकिन डेफिनेटली इनकी बिरयानी में, साथ वाले रेस्टोरेंट की बिरयानी में, और उससे साथ वाले रेस्टोरेंट की बिरयानी में फर्क होगा। अब जब आपने एक कुक हायर करना है इस रेस्टोरेंट के लिए, तो आप उसको बताएंगे कि भाई हमारी रेसिपी ये है, आप उसके हाथ में वो रेसिपी देंगे, ताकि आपके जो कस्टमर हैं जब दोबारा से आपके पास खाने आए तो आगे शिकायत ना करें कि इस दफा तो यार जायका कुछ बदला हुआ लग रहा है, ये वो जायका नहीं है जो हम खाने आए थे। गॉट इट? सो व्हाई टू डू, हाउ टू डू। हाउ टू डू की बात हो रही है कि हाउ टू डू जो है वो ये है कि आपने उनको बताना है कि ये तरीकाकार ऐसे है। अब मैं स्कूल से एग्जांपल दे देता हूं। अगर तो आपका बड़ा ही कंप्रीहेंसिव और आप आलीशान सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो देन यू हैव टू टेल कि आपने, लेट्स से हम टीचर की बात करते हैं कि टीचर ने क्लास में एंटर होना है, तो वो कैसे एंटर होगी या होगा। पांव घसीटते हुए आएगा, सर खुजाता हुआ आएगा या आएगी, आंखें मलते हुए आएगी, गुस्से में आएगी, मुस्कुराते हुए आएगी, आके कहां खड़ा होगा, खड़ी होगी। फिर तो आप उनको बड़ी ही डिटेल के साथ ये इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग्स देकर भेजेंगे। उसको बताएंगे कि जो आपने ए लिखना है वो फलानी फॉन्ट में लिखना है। ये है आपका सारा के सारा हाउ टू डू के अंदर। और अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो फिर जो जैसे मर्जी आए, मुस्कुराता आए या रोता आए, आपको इस बात से कोई गरज नहीं होगी, क्योंकि आपके पास कोई सिस्टम मौजूद नहीं है और आप क्वालिटी कॉन्शियस भी नहीं है। इसके बाद है व्हेन टू डू, कौन सा काम कब करना है। टाइम बाउंड चीजें होती हैं। फॉर whom टू डू, किन के लिए करना है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए एक ही काम, क्लास 1 के लिए कुछ और हो सकता है,
क्लास 5 के लिए और हो सकता है, क्लास 10 के लिए और हो सकता है। फिर हाउ मच टू डू, कितना करना है, ठीक है। व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना। व्हेन नॉट टू डू, कब नहीं करना। हम जानते हैं हमारी आईली जिंदगी के अंदर भी, रूटीन की जिंदगी के अंदर भी कई काम हैं जो हलाल हैं, किसी खास वक्त पे वो हराम हो जाते हैं। क्यों जी? अल्लाह को सजदा करना हराम हो जाता है कब? जवाल के वक्त, ठीक है। जब सूरज निकल रहा हो, जब सूरज गुरूब हो रहा हो, जब सूरज बिल्कुल ऊपर आया हुआ हो, आप सजदा नहीं कर सकते। खाना पीना जायज है, रोजे की हालत में हराम हो जाता है। इज दैट राइट? हलाल चीजें भी रोजे की हालत में हराम हो जाती हैं। तो आपने सिस्टम के अंदर जो चीजें डालनी हैं, दे शुड बी वेरी मच डिटेल्ड वंस। डिटेल्ड वंस के कौन सी चीज कब करनी। मैं उसकी साइंस लैब की एग्जांपल दे देता हूं। आपने कोई गैस बनानी है, उसमें से फ्यूम निकल रहे हैं, तो आपको बताया जाएगा ये ओपन स्पेस में होनी है, ठीक है। इसको आप बंद कमरे में नहीं करेंगे। तो ये है सिस्टम, कि जब आपने सिस्टम बनाना है तो उसकी जुजियात को डिस्कस करना है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाई नॉट टू डू, वेयर नॉट टू डू। अगर आप ये चीजें उसमें नहीं ऐड करेंगे तो आपका सिस्टम प्रॉपर सिस्टम नहीं कहलाएगा। तो जितनी चीजें आप उसमें डालते जाएंगे उतना सिस्टम ज्यादा अच्छा, खूबसूरत और परफेक्ट होता चला जाएगा। तो ये चीजें उसमें आपने जहन में रखनी है कि व्हेन नॉट टू डू, वेयर नॉट टू डू, कहां नहीं करना, ठीक है। क्या नहीं करना, कब नहीं करना, क्यों नहीं करना, कितना करना है, किसके लिए करना है, कैसे करना है, ये जुजियात आपने डालकर कोई चीज भी करनी है। अब मैं आपको एक एक्टिविटी दोबारा से दे देता हूं। आपने प्ले ग्रुप की टीचर अपॉइंट करनी है जी। अपॉइंटमेंट के लिए एचआर डिपार्टमेंट है आपका, लेकिन अपॉइंटमेंट से पहले आपके पास प्री रिक्विजिट होनी चाहिए कि वो जो टीचर हमने प्ले ग्रुप के लिए रखनी है उसकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, उसके पास क्वालिफिकेशन से हटके कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। बता, मैंने सारा कुछ ही दिया है, बस लिख आप दें। 3-3 लोग मिलके प्ले ग्रुप की टीचर, नर्सरी की टीचर और 9th क्लास की फिजिक्स की टीचर के लिए, ये 3 प्ले ग्रुप, नर्सरी और 9th क्लास की फिजिक्स के टीचर के लिए प्री रिक्विजिट तैयार करें जी, जिसके ऊपर अभी आपने हायरिंग करनी है जी। स्टार्ट। अच्छा, ऐसा है जी, 2 बंदे ना कारों की नुमाइश देखने के लिए गए। वहां पे BMW, रोल्स रॉयस, ऑडी, सारी कारें खड़ी हुई हैं, सुजुकी, होंडा, टोयोटा। निकलने लगे तो एक दूसरे से पूछता है, केड़ी पसंद आई है, पंजाबी में ना। वो उसे कहता है, ये जो मेहरान खड़ी है ना, ये। कहता है लेनी है, आंदा पैसे नहीं है। उसने थप्पड़ मारा उसके मुंह के ऊपर। कहता है इडियट, अगर नहीं लेनी तो BMW पसंद करनी थी। वाई ग्रेजुएट? एटलीस्ट SOPs तो अच्छे बना लें, स्टैंडर्ड तो अच्छा कर लें, लिख तो लें कि MSc साइकोलॉजी होनी चाहिए, MA एजुकेशन होनी चाहिए, MEd होनी चाहिए, MPhil एजुकेशन होनी चाहिए। दुनिया में हाईली क्वालिफाइड लोगों को प्ले ग्रुप दिया जाता है, PhDs को दिया जाता है, क्योंकि ये मोस्ट क्रिटिकल क्लास है। यहां पे ज्यादा क्वालिफाइड लोग चाहिए। तो SOPs में लिखने में हर्ज कोई नहीं। अगर नहीं मिल रही रिसोर्सेज, आज इजाजत नहीं दे रहे तो कल को दे देंगे। आज हो सकता है आप बाअमरे मजबूरी, पानी नहीं मिल रहा तो तयम्मुम करना पड़ जाए आपको, ठीक है, लेकिन वुजू तो पानी से ही होना है। तो क्वालिफिकेशन तो प्ले ग्रुप की MPhil PhD ही होनी चाहिए। कहते हैं मनी इज द मेन मोटिवेटर। होता क्या है कि आप प्ले ग्रुप वाले को कहते हैं 10,000 ले लो, MSc जो करके आया है, जो फिजिक्स पढ़ाने के लिए, केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, बायो की, उसको आप 30,000 देते हैं। वो कहते हैं मैंने उसको पढ़ाना है। आप प्ले ग्रुप में 1 लाख रुपए तनख्वाह दे दें, सारे कहेंगे जी मैंने प्ले ग्रुप को पढ़ाना है, मैं दिल से पढ़ाना है, 24 घंटे पढ़ाना है। चलें, ग्राउंड रियलिटीज की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड के ऊपर आएंगे तो ग्राउंड रियलिटीज को हम चेंज करेंगे। पहले हम स्टैंडर्ड सेट करने हैं, हमें देखना है कि व्हाट इज राइट, हमें देखना है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रिक्वायर्ड। एक्सक्यूज मी जी, दिल का मरीज है, उसको बाईपास चाहिए,
आप कहते हैं डिस्प्लिन दे दो, ग्राउंड रियलिटी है, साढ़े को पैसे नहीं आए, डिस्प्लिन दो, दे दें, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। मैं बता ये रहा हूं कि उसको बाईपास चाहिए, उसके 3 वॉल बंद हैं, उसको स्टंट भी नहीं डलने, उसका बाईपास ही होना है। तो स्टैंडर्ड तो ये है, रिक्वायर्ड ये है, आप दें या ना दें, डिस्प्लिन भी ना दें मेरी तरफ से। लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर मैंने चंद मुल्कों को भी देखा है, हाईली क्वालिफाइड पीपल आर अपॉइंटेड इन प्ले ग्रुप, नर्सरी। बाहर के ममालिक के अंदर भी रिसोर्सेज की कमी है, अमेरिका में भी रिसोर्सेज की कमी है, वहां पर भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे बहुत हाई क्वालिफाइड टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, पूरा बरे आजम है, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड्स हमें बनाने हैं, फिर जो मिसाल मैंने दी कि वुजू करना है आपने पानी के साथ, नहीं अवेलेबल तो तयम्मुम से कर लें, तयम्मुम की भी हिम्मत नहीं है तो फिर इरादे से कर लें। नमाज तो आपने खड़े होकर पढ़नी है ना, नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लें, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लें, लेट के भी नहीं पढ़ सकते तो इरादे से पढ़ लें। दिमाग अगर काम कर रहा है, कौमे में बंदा गया हुआ कहीं, दिमाग उसका काम किसी ऐसी स्टेज के ऊपर है तो वो दिमाग के अंदर भी पढ़ सकता है ना। तो वो सारी कंडीशंस फिर ग्राउंड रियलिटी के साथ साथ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि स्टैंडर्ड्स जब बनाएं तो वो स्टैंडर्ड हों, वो वाकईतन स्टैंडर्ड हों। यहां पे किसी साथी ने बोला कि एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, व्हाई? हर चीज के लिए तो आप एक्सपीरियंस बोलते हैं, एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, एज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। वहां पे आप 60 साल के लिए गा दें, ठीक है भाई, शोर ना करो, चुप करके बैठो, ठीक है। तो वहां पर एज रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे पैरामीटर्स आपने लिखने हैं, फिर आपका सिस्टम डेवलप होना है, आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी तरफ मूव करने लगेंगे, आहिस्ता आहिस्ता क्वालिटी बढ़ने लगेगी। लेकिन अगर आपने एक स्टैंडर्ड बनाया ही नहीं है, आप उसको कैसे अचीव करेंगे? 50 साल का एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन एटलीस्ट 1-2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप देखते हैं ना अखबार के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स आई होती हैं मुख्तलिफ इदारों की, तो उन्होंने लिखा होता है ये 2 साल का एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड के अंदर, 3 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल का कोई एक्सपीरियंस रखा जा सकता है। अब अगला सवाल जो यहीं से किसी ने मेरा हल किया कि जी उनको ट्रेनिंग टीचर्स भी लगा सकते हैं, तो आप जो नए लोग, फ्रेश लोग आ रहे होते हैं, उनको फुल इंचार्ज बनाने की बजाय साथ इंटर्नशिप उनको करा दें, उनको असिस्टेंट टीचर बना दें, ताकि वो भी अगले साल तक ट्रेंड हो जाएं। लेकिन ट्रेनिंग के बाद एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ग्रो करना चाहते हैं। आज की हमारी वर्कशॉप मैंने बताया कि ग्रोथ स्ट्रेटेजीज है, लेकिन इसका पहला पार्ट है सिस्टम डेवलपमेंट। सिस्टम के बगैर ग्रो नहीं होगा। एसओपीज बनेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। आपके शहर में 20 बैंकों की ब्रांचेस हैं, इनके अगर एसओपीज ना हो तो नई ब्रांचेस क्या, पुरानी भी बंद हो जाएं। नई ब्रांचेस खुलती हैं, मालकान कभी नहीं आते, उनके एसओपीज में लिखा हुआ है कि ब्रांच का साइज इतना होना है, अकाउंटेंट ने ये काम करना है, कैशियर ने ये काम करना है, मैनेजर ने, ब्रांच मैनेजर ने ये काम करना है। वहां पे इन ड्यूटीज को डिटेल के साथ लिखने का नाम एसओपीज है कि वो एटीएम मशीन के अंदर पैसे कौन डालने जाएगा, उसको वेरीफाई कौन करेगा, चेक आपका 1 लाख तक होगा तो आप उसको पे कर देंगे, ठीक है। और अगर 1 लाख से ज्यादा होगा तो आप उस शिनाख्ती कार्ड की कॉपी भी लेंगे। पैसे जमा कराने बंदा आया है 2 लाख तक आप, या 1 लाख तक, जो आपकी एसओपीज कह रहे हैं कि आप उसको साइन करके दे देंगे। लेकिन अगर कैश 5 लाख है, 10 लाख है, तो मैनेजर की भी साइन होने हैं, ठीक है। एक बंदा करोड़ रुपए जमा करा के गया है तो उसके ऊपर 2 साइन होंगे या 3 साइन होंगे, ठीक है। तो वो आपके एसओपीज बता रहे हैं। तो एसओपीज बनाने की बात हो रही है कि स्टैंडर्ड के एसओपीज बनाने हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, ठीक है। तो फिर स्टैंडर्ड बनने हैं, एक्सपीरियंस उसके अंदर लिखा जा सकता है उसकी। अब जो चीजें आपने लिखनी हैं, फिर अगला स्टेप इसका शुरू होना है। पहला है क्राइटेरिया, कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए। अगला काम क्या है, उस क्राइटेरिया को जांचना कैसे है, तो उसके लिए फिर आपको टेस्ट बनाने पड़ेंगे। देखिए आईएसबी का इम्तिहान होता है ना, तो उसमें वो देखते हैं कि बंदा इमोशनली स्टेबल है या नहीं है। उससे वो उल्टे सीधे सवाल करते हैं समटाइम्स, और बच्चे जो जज्बाती होते हैं उसका जवाब देते हैं, फेल होकर बाहर आ जाते हैं। वो एक लड़का, उस मेरे जानने वाला गया इंटरव्यू के लिए, उसे कहता है तू बाजार जा रहा हो, तेरी साथ सिस्टर हो और उसको कोई लड़का छेड़ दे, क्या करेगा?
कहता मैं उसको गोली मार देंगे। तू रिजेक्टेड है पुत्र, तेरे हाथ में जो हर वक्त असला होना है, तो तू तो लोगों को गोली मारता रहेगा। सो उसके लिए मैकेनिज्म, उसके लिए सवालात, उसके लिए टेस्ट वो आपने, तो ये सारी चीजें कहां से शुरू होंगी? पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट को आपने चेक कैसे करना है, वो एचआर की पूरी वर्कशॉप है। ठीक है, तो ये इस तरीके से, इस तरह मैं एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि इसमें एग्जांपल दी जा सकती हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि एक एक एरिया में आपने जो गार्ड रखना है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो गन उठा सकता हो या ना उठा सकता हो, उससे चला जाता हो या ना चला जाता हो, वो आपने लिखना है। वो पहले से ही चोर हो, ठीक है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री आपने चेक करनी है। तो जब आपने सिस्टम बनाना है, एक एक बंदे की ड्यूटीज लिखनी है, इसी तरीके से उसने क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे एक दफा एक गांव में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो जब मैं वहां पे गया हुआ था तो साथ ही एक स्कूल था, सुबह का वक्त, तो बच्चे कुछ बाहर खड़े हुए और गार्ड नहीं आया, स्कूल नहीं खुला। थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल साहब भी पहुंच गई और चेयरमैन साहब भी पहुंच गए। चेयरमैन साहब ने वहीं पे खड़े खड़े प्रिंसिपल की खूब इंसल्ट की, तुम्हें नहीं पता दरवाजा खोलना है? वो कहती है सर मुझे नहीं पता कि दरवाजा खोलना है, मेरा ख्याल है कि ये मेरी ड्यूटी, वो कहती है मेरा ख्याल है ये मेरी ड्यूटी, ख्याल ही है ना। तो जब आपने एसओपीज बनाए ही नहीं, प्रिंसिपल की जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखा ही नहीं है, या लिखा है, अगर लिखा है तो फिर शी इज रिस्पॉन्सिबल और ही इज रिस्पॉन्सिबल, अगर नहीं लिखा तो व्हाई यू आर आस्किंग। ठीक है, तो इसलिए जो आपने सिस्टम बनाना है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। ठीक है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन बाद में लिखनी, पहले तो हम क्राइटेरिया बता रहे हैं, फिर उस क्राइटेरिया को आपने असेस करना है, फिर उसके मुताबिक आपने ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, जब अपॉइंटमेंट होती है, मेरा एक वीडियो क्लिप है, शायद किसी ने देखा हो, वो है प्रिंसिपल्स के लिए 6 टिप्स। उसमें भी ये है कि जब आप दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, आप फैक्ट्री में चले जाएं, आप कारखाने में चले जाएं, आप स्कूल में चले जाएं, आप यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी सीट पर चले जाएं, जाके पहली चीज जो उनसे मांगनी है ना, उन्हें कहना नहीं मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन दो। आपको लिखा हुआ पर्चा मिलना चाहिए कि ये काम तुमने करने हैं, ताकि कोई आप पे उंगली कल को ना उठाए कि आपने ये काम नहीं किए। तो जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन भी इसका हिस्सा है। तो ये सारी चीजें लिखनी है जी। यहां तक क्लैरिटी हुई? 4 चीजें मैंने बताई हैं। पहले तो प्री रिक्विजिट कि क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए। वो खुश मिजाज होनी चाहिए, उन्होंने कहा जी वो खुश शक्ल होनी चाहिए, या कोई और लफ्ज इस्तेमाल किया। ठीक है, तो आपने वो लिख लेना है कि जी वो खुश शक्ल भी हो, वो एक्सट्रोवर्ट भी हो, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट आप प्ले ग्रुप में रख दें, जो बोलना ही पसंद नहीं करता। इंट्रोवर्ट्स बोलना पसंद नहीं ना करते, क्यों जी? इंट्रोवर्ट्स बिल्कुल बोलना पसंद नहीं करते। ऑलमोस्ट ऑल सर्कमस्टांसेस इंट्रोवर्ट बहुत कम बोलते हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छे सामने होते हैं, बैठे रहते हैं, घंटों बैठ सकते हैं। ये दुनिया में जितने अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, इनमें मेजॉरिटी इंट्रोवर्ट्स की होती है। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट्स नहीं हो सकते। एक्सट्रोवर्ट्स तो लोगों से बात ना करें तो वो उन्हें टेंशन शुरू हो जाती है। तो प्ले ग्रुप में आपने जिस टीचर को रखना है, आपने उसकी प्री रिक्विजिट के अंदर लिखना है कि आपने उससे पूछना है, आपने उसको चेक करना है कि इज शी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है जिसको बात करना पसंद नहीं है, जिसको लोगों के साथ मेलजोल पसंद नहीं है, तो वो प्ले ग्रुप में, जिसका नाम प्ले ग्रुप है, अनफॉर्चुनेटली प्ले ग्रुप के अंदर भी लोग पढ़ा रहे होते हैं, तो वो तो एक अलग बात है कि प्ले ग्रुप में करना क्या है, ये सेकंड चीज आएगी। ठीक है, तो बाहर क्या आप सिस्टम की बात कर रहे हैं कि वहां पे एक एक एरिए में आपने चीज लेनी है, फिर उसकी जुजियात लिखनी है। कौन कौन से लिखनी है? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाई नॉट टू डू, वेयर नॉट टू डू, व्हाई नॉट टू डू, व्हेन नॉट टू डू। बहुत सारी चीजें उसके अंदर आपने, ये सारी डिटेल मैंने दी हुई है। अब ये जो स्टडी है ना, ये स्टडी ये कह रही है कि पाकिस्तान में फुली सिस्टम बेस्ड 1% स्कूल है, वो 2% पार्शली सिस्टम बेस्ड है और 97% सिस्टम बेस्ड है ही नहीं। उनको सिस्टम का पता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ ही नहीं है कि आपकी नर्सरी क्लास की टीचर की ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये भी तो क्वालिफिकेशन है ना उसकी, कि वो खुश मिजाज हो, वो मिलनसार हो, उसको बच्चों के साथ खेलना पसंद हो।
अगर ये आपने नहीं लिखी हुई तो आप गलत बंदी को अपॉइंट कर देंगे। तो वो गलत बंदी आके, बंदी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड वाइड ही क्लास 5 तक फीमेल्स आर रिकमेंडेड, ठीक है। तो प्ले ग्रुप मेल्स रिकमेंडेड नहीं है, पढ़ा तो सकते हैं, पढ़ा भी लेते हैं कहीं ना कहीं, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर मिल जाते हैं ऐसे, लेकिन रिकमेंडेड फीमेल्स हैं। तो उसे खुश मिजाज होना चाहिए, खुश लिबास होना चाहिए, उसे फ्रेंडली होना चाहिए, उसे एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, उसे एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। फिर उसे मॉन्टेस्ट्री, अगर आपके पास मॉन्टेस्ट्री है तो मॉन्टेस्ट्री ट्रेंड या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर उसे ट्रेंड भी होना चाहिए। खाली ग्रेजुएशन करने से कोई मकसद हल नहीं होता उसका, ठीक है जी सर। एसओपी और जेडी में क्या जेडी इज द पार्ट ऑफ एसओपीज। एसओपीज आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आंधी आए, तूफान आए, सिफारिश आए, वो एसओपीज चेंज, मैंने बताया, उसकी एग्जांपल दी है, कंप्यूटर की मिसाल दी है कि जब कंप्यूटर फैक्ट्री से बन के आता है ये चलता नहीं है, ये हार्डवेयर होता है। इसको चलाने के लिए इसमें सॉफ्टवेयर डालना पड़ता, ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर का कोई भी नाम हो सकता है, पहले वो डॉस हुआ करता था, फिर विंडोज आ गई, दुनिया में मैसिंटोश है, लिनक्स है, यूनिक्स है, कई एक सिस्टम है, ये मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड है, ठीक है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है इसे आप समझ लें कि रूह है, और बाकी कंप्यूटर या मोबाइल जो है वो जिस्म है। तो जिस्म के अंदर रूह डालनी है। अब जो रूह डाली है उसका नाम है विंडोज 7 या विंडोज 10 प्रोफेशनल। अब विंडोज प्रोफेशनल 10 एडिशन जो है उसका, वो अगर यहां पे बैठे हुए 10 लोगों के लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर मौजूद है तो उन 10 लोगों के फंक्शंस सेम होंगे, वो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेंगे, हर लिहाज से सेम हो जाएंगे। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विंडोज एसओपी है। विंडोज क्या है? विंडोज क्या है? हेलो, विंडोज है एसओपी, डॉस एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब एक औरत की सिफारिश आई, उसके वो हाथ काटने का हुक्म था, तो आपने कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ काट देता। यह है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। यहां पर कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि कानून अमीरों के लिए और गरीबों के लिए और, बल्कि अमीरों के लिए तो है ही नहीं ना, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आती। फिर आप रेप्लिकेट करते हैं, फिर आप 100 ब्रांचेस बनाएं, आप 1000 ब्रांचेस बनाएं, सब ब्रांचेस में सेम चीजें चलेंगी। अदरवाइज एक ही मोहल्ले में 2 ब्रांचेस, एक में बीवी बैठ रही है, एक में शौहर बैठ रहा है, दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। सो जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन, वो जो पहले आपने प्री रिक्विजिट बनाई, फिर उसके मुताबिक आपने उनका इंटरव्यू किया, असेसमेंट की। अब असेसमेंट के 3-4 प्रोसीजर हो सकते हैं, जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, उन्होंने सीटें रखनी है, एमए इंग्लिश रिक्वायर्ड है उनको, ठीक है, 17 ग्रेड की सीटें आई हैं, तो उनके पास सीटें 10, कैंडिडेट आ गए 1000, तो वो क्या करते हैं? पहले 1000 का रिटन टेस्ट लेते हैं। इज दैट राइट? 1000 में से वो 900 को रिजेक्ट कर देते हैं, बाकी रह गए 100, उनका इंटरव्यू कर लेते हैं। लेकिन हम अपने इदारों में क्या करते हैं कि हम पहले उसका रिटन टेस्ट लेते हैं, फिर उसकी प्रेजेंटेशन होती है, फिर उसकी क्लास के अंदर जाके बाकायदा से पढ़ाना है, उन्होंने मॉडल क्लास लेनी है। इससे पहले इंटरव्यू उनका या एंड के ऊपर इंटरव्यू हो सकता है। तो ये 4 स्टेप्स हैं, उसका टेस्ट, प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू 3 कर लें, या रियल क्लास में अगर आप अफोर्ड करते हैं रियल क्लास में भेजना, क्योंकि हर दफ़ा अगर आप मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को भेजते हैं बच्चों का टाइम ज़ाया होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपने उस क्वालिफिकेशन के लिए टेस्ट भी डिज़ाइन करना है। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के 9-10th में से सवालात आप निकाल लें, ठीक है। पता तो चले कि टीचर इतना कैपेबल है कि जो बच्चा सवाल उससे पूछे तो उसका जवाब दे सकता है या नहीं दे सकता। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं जिसके आपकी क्वालिटी जो है वो पुअर रहती है या कोई क्वालिटी होती नहीं है।
या तो क्वालिटी होती नहीं है या पुअर रहती है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती पॉलिसीज में। शुरू में मैंने बताया था कि वो मिशन स्टेटमेंट से आप ड्रिफ्ट कर जाते हैं, तो कंसिस्टेंसी नहीं रहती अगर आपके पास एसओपीज नहीं होते, ठीक है। और ग्रोथ के बहुत पुअर चांसेस होते हैं या कोई चांसेस नहीं होते। बेशुमार लोग हैं आपके इधर फैसलाबाद के अंदर भी होंगे, गुजरांवाला में तो बेशुमार लोगों को जानता हूं जो पिछले 40 साल से 45 साल से स्कूल चला रहे हैं, प्राइमरी चला रहे हैं, तो 45 साल के बाद भी प्राइमरी है, मिडिल चला रहे हैं। तो बस जब स्टार्ट कर लिया ना, उस वक्त उन्होंने जो डिसाइड किया ना, उसके बाद कोई ग्रोथ उनके अंदर नहीं आई, उन्होंने किया ही नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से जो आपका स्टाफ है, अगर आपके पास प्रॉपर एसओपीज नहीं है, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपकी आ रही होती है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपकी शेयरिंग हो रही होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है एसओपीज के बगैर। तो ये जी सिस्टम बनाना कैसे है, इसमें 3-4 चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की हैं। यहाँ पे मैंने दोबारा से उनको लिख दिया है कि मिशन स्टेटमेंट लिखें, अपनी विजन लिखें, अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखें और डिटेल हर चीज़ की स्टेप बाय स्टेप लिखना शुरू कर दें। मैं अभी चलें इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बजाय इसके कि हम 10 बातें करें और समझ ना आए। यहाँ पे मुझे लगता है अभी भी हमारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। ख़वातीन भी मेरा ख्याल है शायद ज़्यादा बैठी हैं, या कम अज़ कम मर्दों के बराबर तो ज़रूर बैठी हैं। चावल पकाने हैं जी, फ्राइड राइस, जिन्हें आप पंजाबी में कहते हैं तड़के वाले चौल, इज दैट राइट? मैं एग्जाम्पल देता हूँ और उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे जी। अगर ये सारी खवातीन बनाएं अपने अपने देगचे में, अपने अपने घर में, आप क्या समझते हैं सबका जायका एक होगा? क्यों जी, जायका एक होगा? नहीं होता ना। एसओपी का मतलब यह है कि ये सारी खवातीन चावल बनाएं और सबका जायका एक हो जी। नहीं हो सकता? हो सकता। एसओपीज आप डिटेल्ड करते चले जाएं। मसलन अगर आप इनसे चावल बनवाएं कि जी 1 किलो चावल सबने पकाने हैं, तड़के वाले पकाने हैं, ये सारी पका देंगी, लेकिन सबका टेस्ट अलग होगा। अब हम टेस्ट को एक करने जा रहे हैं जी। उसके लिए हम एसओपीज डिजाइन करते हैं। हम कहते हैं जी 1 किलो चावल में 2 किलो पानी पड़ेगा, या जितना भी है, मेरा ख्याल है डबल पानी डालते हैं। क्यों जी? डबल डालते हैं। तो एसओपीज हमने ऐसे बनाने हैं कि हमने कहा जी सब लोग जो चावल पकाएंगे 1 किलो पकेंगे, उसमें आधा पाव प्याज डालेंगे, तो सारे लोग आधा पाव ही डालेंगे। उसमें घी डालेंगे 100 ग्राम, तो सारे ही 100 ग्राम डालेंगे। कह दिया जाएगा कि जी इसमें जैतून का डालेंगे, तो सारे ही जैतून का डालेंगे। फिर उनकी मजीद डिटेल के अंदर चले जाएं, मजीद डिटेल के अंदर चले जाएं कि जो देगचा इस्तेमाल होना है वो इतने गेज का मोटा होना चाहिए, वो सिल्वर का होना चाहिए, ठीक है, या वो कच्ची मिट्टी का होना चाहिए, या वो स्टील का होना चाहिए। आप एक एक चीज के ऊपर नोट देना शुरू कर दें और फिर टेस्ट आपका, आप उसमें लिखें 10 ग्राम नमक डालना है जी। फिर इसके बाद क्या है जी, आपने कह दिया जो बर्नर इस्तेमाल करना है ना जी, वो इतने डिग्री सेंटीग्रेड का बर्नर होना चाहिए। आप एक एक स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, एक एक स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं कि देगचा इतने गेज का होना चाहिए, स्टील का होना चाहिए, सिल्वर का होना चाहिए, चूल्हे का टेम्परेचर इतना होना चाहिए। अब सारी चीजें लिख दी जी। फर्स्ट स्टेप के ऊपर आपने उसमें 1 पाव या 100 ग्राम ऑयल डालना है। जब वो इतने मिनट के बाद आपने उसमें प्याज डाल देना है। तो वो जब लिख दिया गया है ना सारे का सारा, और पर्चा सामने रख दिया गया है, 100 क्या 1000 लोग भी पकाएंगे तो टेस्ट सेम आएगा। लेट्स कम टूवर्ड्स स्कूल। तो स्कूल में भी यही है कि आपने लिख दिया है कि जी पहले दिन जब बच्चा स्कूल में आएगा तो उसको ए पढ़ाना है, अलिफ पढ़ाना है। अलिफ कैसे पढ़ाना है मैं उसकी मिसालें भी दे देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाई चॉइस एजुकेशन में आया हुआ बंदा हूँ। मैं किताबें पढ़ के ट्रेनर नहीं बना हुआ। मैं मल्टीनेशनल की कंपनियां छोड़ के मैं एजुकेशन में आया था 1 मार्च सन 2000 में, और 1 मार्च 2020 को 20 साल हो गए मेरे, ठीक है। मैंने स्कूल के अंदर टाइम गुजारा है, सैकड़ों स्कूलों के अंदर गया हूँ, पाकिस्तान के अंदर भी और बैरून पाकिस्तान भी, ठीक है। अलिफ पढ़ाना है, आपने अलिफ के स्टैंडर्ड्स लिख दिए।
अलिफ के आपने कहा ही, पहले तो बात होगी कि टीचर की क्वालिफिकेशन ये होगी जब टीचर क्लासरूम के अंदर एंटर होगी। आपने एसओपीज लिख दिए कि टीचर एंटर होके बच्चों को सलाम करेगी, ये एसओपीज में लिख दिया कि टीचर विल ग्रीट द स्टूडेंट्स। ग्रीट करते हुए वो अस्सलाम वालेकुम बोलेगी या गुड मॉर्निंग बोलेगी, ठीक है। जो आपने लिख दिया वो सारी टीचर्स उसको फॉलो करेंगी। फिर आपका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, फिर उस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के बाद आपका सुपरवाइजिंग करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है। लेट्स टॉक अबाउट ओनली स्कूल। एसओपीज ये कह रहे हैं कि शी विल एंटर इन द क्लास एनर्जेटिकली। फॉर एंटरिंग एनर्जेटिकली क्या करना पड़ेगा? एनर्जेटिकली उसने एंटर होना है, इसका मतलब उसको कुछ और भी करना है एनर्जेटिकली आने के लिए, जिसको आपने चेक करना है कि वो रात को पूरी नींद करके सोए। सारी रात जागेगी या जागेगा तो वो एनर्जेटिकली कभी भी एंटर, वो नाश्ता करके आए, ठीक है। वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्पेक्शन है ना, कि आप किस तरीके से इंस्पेक्शन करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कितना है, एश्योरेंस कितनी है। तो अगर आपने स्टैंडर्ड बनाना है तो फिर तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है। आगे उसने अलिफ पढ़ाना है तो कितने दिन में पढ़ाना है, अलिफ पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है, उसने एविएट्स यूज करने हैं तो कौन से करने हैं। काइंडली इस बात को देखिए, उसने कहा अलिफ पढ़ाना है 3 दिन में पढ़ाना है जी अलिफ, पहले 2 दिन पढ़ाना है, तीसरे दिन लिखवाना है। तो पढ़ाने के लिए उसने बताया कि जी ये अलिफ है, ये एक लाइन है, इसका नाम अलिफ है, ये सीधी होती है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है। उसके बाद उसने बताया कि जी ये आयशा हैं, ये मलाइका हैं, ये मरियम हैं और ये अलिफ है। एक सेट बच्चों का लिया, फिर अलिफ की बात की, फिर उसने एक सेट लिया कि ये ग्लास है, ये टिश्यू पेपर है, ये टेबल है और ये अलिफ है। फिर बच्चे को आपने दोबारा से बताया कि इसका नाम ग्लास है, इसका नाम किताब है, इसका नाम टिश्यू पेपर है और इसका नाम क्या है, अलिफ है। अलिफ सीधा होता है। आपने जो लिख दिए एसओपीज के एवरी टीचर विल कम एंड स्पीक लाइक दैट। फिर वो अलिफ के ये फ्लैश कार्ड दिखाएगी, वो एक टोकरी के अंदर 3 लेटर्स डालेगी, उसमें एक अलिफ होगा और एक बे होगा और एक जीम होगा, और बच्चे को कहा जाएगा एक एक को बुला के कि इसमें से आप अलिफ को बाहर निकालो, ठीक है। तो वो जो एक्टिविटीज लिखी हैं वो आपके एसओपीज बन रहे हैं। अगर आप क्वालिटी देना चाहते हैं तो फिर आप एसओपीज लिखेंगे, फिर टीचर चेंज भी हो जाए तो मेथड चेंज। आपने फोनिक्स कराने हैं या नहीं कराने, फोनिक्स कराने हैं तो वो उन फोनिक्स का एक्सेंट अमेरिकन होगा या ब्रिटन होगा, ठीक है। तो वो आपके एसओपीज विल डिफाइन। अगर आपने जो टीचर क्लास में भेजनी है, ऑल्टरनेटिव टीचर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर टीचर बीमार है, आज नहीं आई, तो उसकी जगह पे जाके जिस टीचर ने लेना है वो भी ट्रेंड होनी चाहिए, ठीक है। तो सिस्टम कहता है कि आप हर चीज को देखें, उसको मॉनिटर करें, ठीक है। बच्चों के लिए अगर आपने एक्टिविटी उसमें मजीद है कि आपने सैंड के ऊपर उनको लिखवाना है, आपके पास सैंड ट्रेज होने चाहिए, आपने उसको डबल लाइन के अंदर उसको फिल कराना है। जो नर्सरी क्लास में बच्चा आएगा वो प्री राइटिंग स्किल्स सीख कर आएगा, प्री राइटिंग स्किल्स में उसकी जो होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ पेंसिल हो चुकी होगी। तो ये हैं एसओपीज फॉर क्वालिटी कॉन्शियस पीपल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन द मार्केट। क्योंकि मैं मार्केटिंग भी पढ़ाता हूं, मैं मैनेजमेंट भी पढ़ाता हूं, लोगों की एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स भी डिजाइन करता हूं, लोगों की फिजिबिलिटीज बना के देता हूं, हम सर्वे कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डाइवर्स एक्सपीरियंस है। इंस्टीट्यूशन डेवलपर्स में हम इंडस्ट्री को भी सर्विसेज देते हैं, हम एजुकेशन को भी सर्विसेज देते हैं। तो आपने जो चीजें करनी है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, दुनिया में सबसे ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स आती हैं जापानीज की। अगर आप क्वालिटी नहीं दे रहे, आपके सिस्टम में जो आपने क्लेम किया है वो अवेलेबल नहीं है, तो विल पीपल बाय यूर प्रोडक्ट्स? क्यों जी, बाय करेंगे आपके प्रोडक्ट्स? कभी भी बाय नहीं करेंगे। आपने क्वालिटी देने के लिए एसओपीज बनाने। हाँ, एक क्वालिटी कॉन्शियस, दूसरा क्वांटिटी कॉन्शियस। रेडी पे गया ना बंदा, वो कहते हैं 100 रुपए के दर्जन मिल रहे हैं जी माल्टे, दूसरा कहता है जी कि मैं 200 रुपए के दर्जन देता हूं, लेकिन उसके पास 100 रुपये है। वो कहता है मैं 6 ले लेता हूं लेकिन साफ सुथरे लेने हैं। दूसरा कहता है नहीं, दर्जन ही चाहिए क्योंकि घर में 12 बच्चे हैं, एक एक तो सबको आ जाएगा, चाहे गले हुए हैं फिर भी कोई बात नहीं है। डिपेंड्स। आप अभी तो ये जो है ना एसओपीज क्यों चाहिए हैं
किन लोगों के लिए बना रहे हैं, मार्केटिंग आपने करनी है, ग्रोथ के अंदर जो अगला जो मैंने चलानी है उसके अंदर तो बहुत सारे टॉपिक हैं कि आप किन लोगों की नीड पूरी करने जा रहे हैं। आप क्वालिटी कॉन्शियस के लिए जा रहे हैं, आप क्वांटिटी कॉन्शियस के लिए जा रहे हैं, आप गरीब लोगों के लिए स्कूल बना रहे हैं, आप एलीट क्लास के लिए बना रहे हैं, आप मिडिल क्लास के लिए आपने पोजीशनिंग करनी है अपनी, ठीक है। उस पोजीशनिंग के मुताबिक आपने सारे काम करने हैं, तो इट्स नॉट ईजी टास्क। बट यहां पे सिर्फ इतना था, मैंने सिर्फ इतना बनाना था कि एसओपीज बनते कैसे हैं। हम तो किसी और बैसों में जा रहे हैं, और सेकंडली मतलब ब्रांडिंग के ऊपर भी आ रहे हैं, हम पता नहीं किस किस पे आ रहे हैं। तो एक ही वक्त में या तो हम केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं या हम अदब पढ़ सकते हैं। हम कहते हैं अदब पढ़ते हुए हम केमिस्ट्री भी पढ़ें, फिजिक्स भी पढ़ें। जी सर, एसओपीज खैरातीदारों को भी चाहिए। स्कूल है, फ्री पढ़ाता है बच्चों को, यूनिफॉर्म भी देता है, उनको खाना भी देता है। मदरसा सारे यही कर रहे हैं ना। मदरसे में बच्चे फीस नहीं देते, हॉस्टल भी देता है मदरसा, उनको कपड़े भी लेके देता है, उनको खाना भी देता है, जब बच्चों ने घर जाना होता है उनको किराया भी देता है। एसओपीज तो वहां पे भी चाहिए। एसओपीज चाहिए ग्रोथ के लिए, एसओपीज चाहिए क्वालिटी के लिए, एसओपीज चाहिए मिशन के कंसिस्टेंसी के लिए। मेरा तो नहीं ख्याल कि एसओपीज के बगैर कोई भी इदारा चल सकता है। जो चल रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आते। वो एक बंदा है, वो एसओपीज उसके दिमाग में है, बस चला ही जा रहा है उसको, ठीक है। लेकिन उसका भी किसी दिन फोकस किसी चीज पे होता है, किसी दिन किसी चीज के ऊपर होता है। अगर आज कंप्लेंट आ गई है कि जी आपके बच्चे की हैंड राइटिंग खराब है, तो उसका सारा फोकस हैंड राइटिंग पे चला जाता है। किसी दिन फिर किसी और चीज पे चला जाता है। लर्निंग पे आ गया तो लर्निंग पे आ गया, लड़ाई पे आ गया तो लड़ाई पे आ गया, ठीक है। और मूड डिपेंडेंट होते हैं सारे के सारे। आज जी सारा पाकिस्तान बंद है और आप कह रहे हैं स्कूल खुलेगा, फिर दो लोगों ने कह दिया सर छुट्टी दे दो, तो फिर छुट्टी हो जाती है। मतलब वो एसओपीज तो नहीं है ना, ठीक है। आपके मंजूरे नजर आ गए हैं, आपको किसी ने मुस्कुरा के कह दिया सर आज तो होनी चाहिए ना छुट्टी, ठीक है सर फिर छुट्टी है। तो दैट इज नॉट ए सिस्टम। आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टम एंड व्हाई सिस्टम इज रिक्वायर्ड। आप मर गए हैं तो फिर सिस्टम कौन चलाएगा? आपने उम्रे पे जाना है तो फिर स्कूल कौन चलाएगा? तो फिर ऐसे लोग तो एक दिन के लिए जाते हैं तो पीछे सारी चीजें धर्म भरम हो जाती हैं। कई मिसालें नहीं, कई मिसालें नहीं, हर रोज होती हैं। कितने लोग हैं उनको कहें यार मीटिंग है आ जाओ, नहीं आते। उन्हें कहें आओ मरी चले, नहीं जाते। आओ उम्र करने, यार पीछे एग्जाम आ गए ना, भैया एग्जाम आ गए तो आए, आप जाएं। सारी दुनिया के बैंक चल नहीं रहे आपके सामने, ठीक है। अब ये एमसीबी का मालिक कौन है भला? मियां मंशा। कभी आया आपके फैसलाबाद में? गुजरांवाला में तो जिंदगी में नहीं आया वो, ठीक है। फैसलाबाद चूंकि उसका स्टार्टअप था यहाँ से, हो सकता है कभी आ भी गया हो गलती से, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसकी सैकड़ों ब्रांचेस चल रही हैं, ही नेवर गोज। लेकिन ब्रांच खुलती भी है, चलती भी है ड्यू टू एसओपीज। आपके एसओपीज हैं जी, हमने किसी ऐसी टीचर को अपॉइंट नहीं करना जो स्लीवलेस पहनती है, ठीक है, जो दुपट्टा नहीं लेती। क्योंकि मैंने ऐसे स्कूल देखे हुए वहां पे टीचर्स को दस्ताने भी पहनाते हैं गुजरांवाला के अंदर, ठीक है। उनके सर के ऊपर स्कार्फ तो दूर की बात, दस्ताने भी होने चाहिए। और मैंने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठ के भी इंटरव्यू किए हुए हैं, उन्होंने कहा इस स्कार्फ वाली को नहीं रखना, ठीक है। तो वो आपके जो एसओपीज हैं, आप उधर बच्चों को म्यूजिक सिखाते हैं, आपने म्यूजिक टीचर रखा हुआ है या आपने अल कुरान टीचर रखा हुआ है, तो ये आपके एसओपीज डिफाइन करेंगे कि आपका सिस्टम है क्या। पहले वो मिशन से चलेगा काम, उसके बाद आपके एसओपीज आएंगे कि आपने यहाँ पे जिन टीचर्स को रखना है उनकी क्वालिफिकेशन में आपने क्या देखना है, ठीक है। कितने स्कूल्स हैं वहां पे तस्वीर नहीं बनाते टीचर्स की, बन जाए तो वो रोला डालते हैं ये फेसबुक पे ना चली जाए। और कितने स्कूल हैं वो सारी वीडियोस लाइव दे रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर, वहां पे टीचर्स तस्वीरें बना रही होती हैं, बच्चे कर रहे होते हैं, बच्चे डांस कर रहे होते हैं, ठीक है। वैरायटी शो के अंदर बच्चे बच्चियां मिक्स डांस करने वाले स्कूल्स भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। बॉयज गर्ल्स इकट्ठे, ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के बच्चे डांस करते हैं। तो वो एसओपीज बताएंगे कि ये चीज होनी है और ये चीज नहीं होनी। एसओपीज कोई ऐसी चीज नहीं है, वो आपके दिमाग से निकली हुई हर बात जो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, एक पहचान बनाना चाहते हैं कि आपके पास उस किस्म के लोग आने लग जाएं। आपने मजहबी तबके को बुलाना है, आपने मॉडर्न लोगों को बुलाना है। यह ना हो कि आपका इश्तहार कुछ और कह रहा हो और अंदर कुछ और हो रहा हो, लोग डिससेटिस्फाई होंगे, आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। लिहाजा एसओपीज ये बता रहे हैं, मैं बताया कि ये इंटरनल सिस्टम है ग्रोथ का, इंटरनल सिस्टम है ग्रोथ का कि व्हाट एवर यू से यू शुड प्रैक्टिस। अगर आप कहते कुछ और हैं, अंदर प्रैक्टिस कुछ और है। आप कहते हैं ये टीचर नवा रखा है, ये ऐसा कर देता,
जी वो फलाने स्कूल से आया था ना जी, उसने इसलिए ऐसे कर दिए, तो एसओपीज उसको ऐसा करने नहीं देंगे। अगर आप फॉलो करेंगे तो 2+2=4 अमेरिका में भी होता है, 2+2=4 पाकिस्तान में भी होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे जी नहीं वहां पे तो 5 हो गया था, भाई हो गया होगा, मैं नहीं कह सकता, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इफ दे आर एसओपीज, इफ दे आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, तो मैक्सिमम क्वालिटी आ जाएगी। ऑल्दो के दे आर ह्यूमन बीइंग्स, हर एक के चलने का स्टाइल, हर एक के बोलने का स्टाइल, हर एक के समझने का स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एसओपीज के बगैर आप क्वालिटी नहीं दे सकते। आप एक ही सिस्टम की 2 ब्रांचें नहीं चला सकते, ठीक है। तो 100 ब्रांचें चलाना तो मुश्किल हो जाएगा। आप देखें फ्रेंचाइज को छोड़ दें, बीकन हाउस की फ्रेंचाइज है द एजुकेटर्स। एजुकेटर्स में हर बंदा अपनी मर्जी कर रहा है, लेकिन बीकन हाउस में ऑलमोस्ट ऑल प्रोसीजर्स आर द सेम। तो जो चलाने वाला है, जो क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, मैंने पहले बात की, उसमें आपके पास क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, उसके पास आपका मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का डिपार्टमेंट है, तो वो इस बात को इंश्योर करेंगे। स्ट्रक्चर यही है कि प्लान करें, उनके ऊपर एक्ट डू करें, उनको चेक करें और एक्ट करने, फिर प्लान, फिर डू, फिर चेक, फिर एक्ट, आपके एसओपीज बनते चले जाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर आ जाएंगी। यही है इसका इख्तिताम। आप क्वेश्चन मजीद करना चाहें, आई एम अवेलेबल। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, मज़े का क्वेश्चन है। दुनिया में कोई चीज़ स्टैटिक नहीं है, अल्लाह का कानून तो स्टैटिक है। कुरान पाक के अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती, फरमान रसूल के अंदर तब्दीली नहीं हो सकती। इंसानों के बनाए हुए कवानीन मुसलसल चेंज के प्रोसेस में है, इसीलिए दुनिया भर के अंदर असम्बलियां मौजूद हैं, कवानीन बनते हैं, पुराने कवानीन ख़त्म हो जाते हैं, नए कवानीन आ जाते हैं, क्योंकि ज़रूरियात बदल जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर भी, पूरी दुनिया के अंदर भी ये ऑनलाइन चोरी के केसेस नहीं थे, ऑनलाइन काम ही नहीं था, तो अब साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट आया, उसमें नई सजाएं आई हैं कि जी आप क्रेडिट कार्ड किसी का चोरी करेंगे, किसी के बैंक से पैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वो कानून बदलने हैं, ठीक है, कानून बदलने के लिए होते हैं, इंसानों के कानून बदलने के लिए होते हैं। अगर बदलेंगे नहीं तो वो आउटडेटेड हो जाएंगे, वो आपका पर्पस सॉल्व नहीं करेंगे। ये चेंज के ऊपर मेरा शायद वो आपने वीडियो देखी हो, उसके ये महमूद रियाज अहमद चौधरी के नाम पे पड़ी हुई है, यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने बेशुमार एग्जाम्पल्स दी हुई हैं चेंज की। आप परफेक्ट भी हैं ना किसी चीज़ के अंदर, आप फिर भी आउटडेटेड हो जाते हैं, आप फिर भी दुनिया से ख़त्म हो जाते हैं। उसमें मिसाल मैंने शायद उसमें भी दी है, अभी दे देता हूँ। देखिए जब बिजली नहीं थी तो लोग क्या जलाते थे? दिया जलाते थे। दिए बनाने वाले कहाँ चले गए? खत्म हो गया ना। दिया बुझ जाता था हवा से, फिर लालटेन बनाने वाले आ गए, वो गैस लैंप वाले आ गए, एडिसन साहब ने बल्ब बना दिया। अब बल्ब बनाने वाली फिलिप्स कंपनी दुनिया के बेहतरीन बल्ब बना रही थी, लेकिन ट्यूबलाइट आ गई तो बल्ब की फैक्ट्रियां बंद हो गई। ट्यूबलाइट्स के बाद एनर्जी सेवर आ गए, बल्ब 100 वाट का था, 40 वाट की ट्यूबलाइट उस बल्ब से ज़्यादा रोशनी देती थी। फिर 12 वाट का आपका एनर्जी सेवर आ गया, अब 3 वाट की आपकी एलईडी लाइट्स आ गई। तो वो सारे जो लोग थे, ऑल्दो कि देवर परफेक्ट, देवर वेरी गुड, लेकिन वक्त ने उनको ख़त्म कर दिया। फ्यूजी के कैमरे, फ्यूजी की फिल्में, फिल्म की क्वालिटी में नुक्स नहीं आया, लेकिन नई टेक्नोलॉजी ने उनको रिप्लेस कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो सैकड़ों नहीं हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं आपके सामने। इधर कुछ लोग मेरी उम्र या मेरी उम्र से कम के बैठे हुए जिन्होंने वीसीआर देखा हुआ है। वीसीआर की मैं ऐसी सर्च कर रहा था, तो पहला वीसीआर जेवीसी कंपनी ने जापान में बनाया 1976 में, और आखिरी वीसीआर 2006 में बना चाइना के अंदर। जो आखिरी वीसीआर बना, उन्होंने तकरीब मुनक्कद की और उसको प्रिजर्व कर दिया। 30 ईयर्स में इस वीसीआर ने दुनिया में $1,00,00,000 का बिजनेस किया, शायद $1,00,00,000 का, क्योंकि इसके साथ
VHS फिल्में थी, VHS फिल्म के ऊपर हॉलीवुड की फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में रिलीज होती थी। वो फिल्में अपना बिजनेस लाता ऐसे करती थी। ये VCR बनते थे, उनसे होलसेलर लेके आए, होलसेलर से रिटेलर्स लेकर आए, रिटेलर से लोग लेकर आए, उनके खराब होते थे मैकेनिकों के पास जाते थे, ठीक है। फिर इन VCR को किराए पे देने का काम चलता था। वो सारी एक इंडस्ट्री खड़ी हुई और बंद हो गई विद इन 30 ईयर्स। मिशन और विजन और ऑब्जेक्टिव्स 3 चीजें हैं। यहां पे जो मैंने लिखे हैं वो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। आप वैल्यूज भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। मिशन तो मिशन है आपका। विजन, मिशन ये है कि मैंने आर्थराइटिस के लोगों की मदद करनी है, ये आपका मिशन है। विजन ये है कि मैंने गुजरांवाला के लोगों की करनी है, मैंने फैसलाबाद की। विजन आपका उस लिमिट को डिसाइड करता है कि आप कहां तक जाना चाहते हैं। कोई पता नहीं स्कूल का, फिर भी वो गली मोहल्ले में। अच्छा, ऐसा है, ये मशरूम ग्रोथ हो जाती है। उसके बहुत सारे सर्टन रीजंस होते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि एक एरिया के अंदर कोई स्कूल ही नहीं है, आप चले गए, आपके पास एडमिशन आना शुरू हो गए। दूसरा ये है कि आपके पास कोई बिल्डिंग बाई चांस अच्छी आ गई या आपने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। लेकिन ये जैसे ही क्वालिटी वाले लोग वहाँ पे आते हैं तो ये बंद होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये उसी वक्त तक ग्रो करते हैं जब तक कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता या लोग लिटरेट नहीं होते, जो कंपैरिजन नहीं कर सकते। बज़ाहिर ऐसे ही नज़र आता है, लेकिन वो उस मोहल्ले से बाहर नहीं निकलते। ये भी ग्राउंड रियलिटी है। ग्रोथ का मतलब ये है कि आप अपने मोहल्ले से बाहर निकलें, अपने सूबे से बाहर निकलें, अपने मुल्क से बाहर निकलें। वो आप सिस्टम के बगैर नहीं कर सकते। अमेरिका से पानी निकलता है तो पाकिस्तान पहुंच जाता है, दुनिया भर में पहुंच जाता है। बर्गर आता है, आप देखें मैकडोनल्ड बर्गर्स जो हैं ये दुनिया के सबसे मज़े के बर्गर तो नहीं है। ना ही उन्होंने कभी ये क्लेम किया कि हमारा बर्गर मज़े का बर्गर है। लेकिन वो चल क्यों रहा है? उसके पीछे सिस्टम है और एफिशिएंटली आप ड्राइव थ्रू पे जाते हैं, इस खिड़की पे बोलते हैं मुझे ये चाहिए, अगली खिड़की पे आप पेमेंट देते हैं और उससे अगली विद इन 1.5 मिनट, 1.5 मिनट के अंदर आप तीनों खिड़कियों से अपना ऑर्डर लेके बाहर निकल जाते हैं। ये SOPs के बगैर नामुमकिन है। आपके इधर फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, हर शहर में बेशुमार बर्गर बनाने वाले हैं। वो बर्गर बनाते हैं, बन बहुत अच्छा लिया उन्होंने, उसको उन्होंने घी शी बड़ा अच्छा लगाया है, उसके ऊपर उन्होंने केचप डाली है, उसके ऊपर उन्होंने सलाद रखा है, उसके ऊपर उन्होंने वो क्या उसे शामी लगाया है, सारा कुछ करके बड़ा मज़े का बर्गर। लेकिन वो वहाँ पे जितनी मर्जी सेल कर लें, ग्रो नहीं करते, नेशनल ब्रांड नहीं बनते। जब नेशनल ब्रांड बनना है तो आपको SOPs की ज़रूरत पड़ेगी। आपने जिस सिटी में जाना है